नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक पब्लिकेशन का लेखक शिकवाल सर एक बार पुनः आपका न्यू कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भव्य अभिनंदन करता हूं साथियों, स्वागत करता हूं। बिल्कुल साथियों, आज हम जिन प्रश्नों को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों के भाग 9 में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आगामी से शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए उन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी उनके लिए कारगर होंगे, जिनको ये पता हो सकता है कि अब तक उन्होंने जो तैयारी की है वो कहाँ तक सफल हुई या नहीं हुई, अब तक उन्होंने कितना शिक्षा मनोविज्ञान पर पकड़ रख पाए या नहीं रख पाए। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़िएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों की भाग 9 में आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने और सीखने अथवा जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से संबंधित है। ये कथन किसका है? बिल्कुल, यदि आपने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं अच्छे से पढ़ी है तो बिल्कुल इस उत्तर तक आप पहुंच सकते हो कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने पढ़ाने से है। तो इस कथन की यदि हम बात करें तो नीचे से अपन बात करते हैं डी ऑप्शन। तो बी एन झा का यह कथन नहीं होगा। बी एन झा यह कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा होता है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये कथन है नहीं। डेविस ने इस संदर्भ में किसी प्रकार का कथन नहीं कहा है। करो ने यह कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन करता है। तो यह भी कथन नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको पता हो गया होगा, पहला ऑप्शन जो स्किनर है, इसने इस कथन को कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने पढ़ाने या अधिगम की प्रक्रिया से रहता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही होगा। यदि आपने अच्छे से परिभाषाएं पढ़ी है तो बिल्कुल इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है, यानी कि एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी महत्ता है या उपयोगिता है, उस क्षेत्र का संबंध है। क्या उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में? बिल्कुल संबंध होता है इसमें, क्योंकि एक शिक्षक को इस बात का जो ज्ञान कराता है, शिक्षा मनोविज्ञान इस बात का ज्ञान कराता है कि शिक्षक को किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, किस टेक्निक से पढ़ाना चाहिए। तो विधि का संबंध भी किससे? शिक्षा मनोविज्ञान से है। इसके अलावा बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास में भी शिक्षा मनोविज्ञान क्या रखता है? उपयोगिता रखता है। तो अध्यापक को यह बताता है कि बालक का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। तो बिल्कुल कैसे किया जाए, इस दृष्टि से भी क्या है? उपयोगी। तीसरा है कक्षा की समस्याओं को समाधान। एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान ये बताता है कि कक्षा के दरमियान आपके कक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी है और औसत विद्यार्थी भी है और मंदबुद्धि विद्यार्थी भी हो सकता है। तो ऐसी कक्षा में या अन्य ऐसे कई तरह की समस्याएं आती है, उन समस्या को कैसे समाधान किया जाए इसकी जानकारी कौन देता है? शिक्षा मनोविज्ञान देता है कक्ष की समस्या के। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल क्या है? सत्य। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो इन सभी क्षेत्रों से इसका संबंध है। तो बिल्कुल जो आंसर होगा डी आंसर बिल्कुल सत्य होगा। तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है उसका आंसर जो है वो उपयोग सभी क्षेत्रों से ये क्या है? संबंधित है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। बिल्कुल कई बार कई एग्जामों में ये सवाल पूछा भी गया कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसा बना दिया। बिल्कुल मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या पाठ्यचर्या, यदि पाठ्यचर्या आधारित होता तो बिल्कुल ये मान के चलिएगा कि ये परंपरागत शिक्षा पर आधारित होगा। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को पाठ्यचर्या आधारित नहीं बनाया। क्या मनोविज्ञान ने शिक्षक केंद्रित बनाया? ये भी नहीं है। अगर शिक्षक केंद्रित होती तो प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति पर चले जाते, जहाँ केवल शिक्षक जो कहता वही क्या होता? मान्य होता। क्या मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया? बिल्कुल साथियों, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर जो सी है या से है ये बिल्कुल सत्य है, विषय केंद्रित है नहीं, क्योंकि आजकल जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है
या जो पाठ्यक्रम पर आधारित हो वो बालक की रुचि, क्षमता और योग्यता को मद्देनजर रखते हुए विषय वस्तु का निर्धारण होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सी आंसर ही क्या होगा, बिल्कुल होगा कि मनोविज्ञान जैसे ही शिक्षा में आया तो शिक्षा क्या हो गई, बाल केंद्रित हो गई। बिल्कुल ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ सवाल है साथियों, इतना महत्वपूर्ण है जो लगता तो क्या है बहुत इजी है, लेकिन जब हम इस पर चलते हैं ऑप्शन पर तो हमें ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन संभवतः सही हो सकते हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो जब तक आपको विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत नहीं होगी तब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यह भी परिभाषाओं पर आधारित सवाल है। मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबंधित है या संबंध रखता है। बिल्कुल इस कथन के प्रतिपादक की यदि बात करें तो क्या इस कथन के प्रतिपादक फ्राइड है, क्या इस कथन के प्रतिपादक स्किनर है, क्या इस कथन के प्रतिपादक क्रो एंड क्रो है, क्या इस कथन के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। अब आपने 4 ऑप्शन देखे हैं, एक बार वापस ध्यान से इस कथन को देखिएगा। मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है, बिल्कुल, जो कि मानवीय संबंध से संबंध है। यह कथन किसने कहा, तो इस कथन पर यदि आप चर्चा करते हो तो अगर आपने शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के कथनों को पढ़ा है उसमें एक नाम आता है क्रोवे क्रो। क्रोवे क्रो ने क्या कहा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार मानव संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है, मानव व्यवहार, और साथ में क्या है साथियों, मानव व्यवहार वे मानव संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। मानव संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो बिल्कुल ये कथन जो कहने वाला है वो कौन होगा, वो है आपके सी ऑप्शन जो है, इसमें से आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने केवल मनोविश्लेषण पर बात कही थी, मनोविश्लेषण को लेकर बहुत सारे कथन कहे थे, तो ये होगा नहीं। स्किनर जो था जिसने अगर देखा जाए उन्होंने वे मनोविज्ञान में व्यवहार को लेकर कोई चर्चा की थी, ये कथन भी नहीं होगा। और थॉर्नडाइक जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कथन कहे थे, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपके जो रहा है वो क्या रहा साथियों, वो आंसर आपके केवल क्या रहा है, क्रो एंड क्रो जो था जिसने 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी का, ये क्रो एंड क्रो वही व्यक्ति है जिसने क्या कहा, 20वीं शताब्दी। तो क्या है साथियों, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये कथन भी क्या है, बालकों की शताब्दी है, या मैं यूं कहूं शिशु शताब्दी है। इस कथन को कहने वाला भी व्यक्ति कौन है, क्रो एंड क्रो ही है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपको लग रहा बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे बिल्कुल आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है साथियों, देखिए कलर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान की वे परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, और अभी वे व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इस कथन के जो प्रतिपादक है साथियों, विलियम जेम्स होगा नहीं, क्योंकि विलियम जेम्स वो व्यक्ति है जिसने क्या किया, विलियम जेम्स वो व्यक्ति है जिसने प्रकार्यवाद पर कार्य किया। विलियम जेम्स वह व्यक्ति है जिसने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक को लिखा। तो बिल्कुल विलियम जेम्स ने तो क्या लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है, साइकोलॉजी, इस पुस्तक के रचनाकार तो कौन है, इस पुस्तक के रचनाकार जो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स है। और विलियम जेम्स ने यह कथन नहीं कहा, क्योंकि विलियम जेम्स जो था वो चेतना के विज्ञान का समर्थक था। चेतना के विज्ञान का क्या था, समर्थक था, विज्ञान का समर्थक। तो बिल्कुल ये व्यवहारवाद का तो समर्थक रहा ही नहीं, तो ये कथन विलियम जेम्स ने नहीं कहा। क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान को लेकर किसी तरह का कोई कथन नहीं कहा, और कहा तो केवल मानव व्यवहार संबंध में कथन कहा है। मानव व्यवहार का कहा है, मानव व्यवहार का कहा है, यानी त्यागने संबंधी ये कथन नहीं कहा है इसने। अब आपके सामने आता है
वुडवर्थ ये वो व्यक्ति था जिसने इस कथन को कहा था। और क्या कहा था वुडवर्थ ने कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, अंत में व्यवहार को स्वीकार किया। तो इस कथन के प्रतिपादक है जो साथियों कौन है, वो वुडवर्थ है। ये वही व्यक्ति है जिसे प्रश्नावली विधि का प्रतिपादक भी कहते हैं। और स्किनर ने अधिगम को लेकर एक कथन कहा था कि व्यवहार में उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो ये भी वो व्यक्ति नहीं है। तो इस कथन को कहने वाला जो व्यक्ति है वो केवल जो है वो वुडवर्थ है। तो इस दृष्टि से सी आंसर बिल्कुल इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। बिल्कुल शिक्षक की उन्नति में योगदान देता है। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल पिछली भर्ती परीक्षाओं के अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा वहां साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ध्यान से समझिएगा कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करता है। बिल्कुल मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक प्रकार की धारणाएं भी देता है, अनेक प्रकार के सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है, और उसकी उन्नति में वो सब सिद्धांत और धारणाएं क्या देती? योगदान देती है। तो ये कथन जो है ये कहने वाला जो व्यक्ति है साथियों वो आपके कौन है? डी सोरेनसन बिल्कुल सही होगा। कोई कोल सैनिक ने इस कथन को नहीं कहा। कोल सैनिक ने तो केवल यह कहा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा में अनुप्रयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये कथन होगा नहीं। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को शिशु की शताब्दी कहा, और गेट्स और अन्य नामक व्यक्ति ने केवल समायोजन पर कथन कहा था। किस पर कथन कहा था? समायोजन पर कहा था। तो केवल शेष कौन बचता है? बचता है डी सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने ये कथन कहा। और ये सोरेनसन वही व्यक्ति है जिसने अधिगम की प्रक्रिया में यहाँ तक कह दिया कि अभिप्रेरणा तो अधिगम का आधार है। तो अभिप्रेरणा और अधिगम में भी इसने बहुत सारे कथन किए सोरेनसन ने। तो यहाँ पर ये कथन कहने वाला कौन था? सोरेनसन, जिसने क्या कहा? मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक प्रकार की धारणाएं सिद्धांत प्रदान करता है जो उसकी उन्नति में योगदान देते हैं। तो डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह में ने ये महसूस करने योग्य तथा मापन ने व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल आंसर तक पहुंच सकते हो। यानी कि मनोवैज्ञानिकों का ऐसा कौन सा समूह था जिसने ये महसूस किया कि व्यवहार पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए? तो व्यवहारवादी की बात कहने वाले, तो बिल्कुल यहाँ व्यवहारवाद की बात कहने वाले केवल कौन थे? व्यवहारवादी थे, संरचनावादी जो थे, जिन्होंने केवल मन की संरचना को विशेष महत्व दिया। मन की संरचना को महत्व दिया था इन्होंने। तो बिल्कुल ये आंसर भी होगा नहीं। प्रकार्यवाद ने मन के कार्य को महत्व दिया था। मन के कार्य को महत्व दिया था। इसका मतलब ये भी आंसर होगा नहीं। और समग्रवादी जो थे साथियों, जिन्होंने केवल जो क्या था, केवल ये कहा कि पूर्णता पर महत्व दिया, पूर्णता पर महत्व दिया था, पूर्णता पर महत्व। तो इसका मतलब आंसर जो होगा व्यवहार पर महत्व देने वाला व्यवहारवादी ही थे। तो ए आंसर इसका क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। तो अगले क्वेश्चन पर मेरे साथ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, उत्तर तक पहुंचिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। पहला ऑप्शन शिक्षक से, बिल्कुल है साथियों। क्या शिक्षण से है? बिल्कुल शिक्षण से भी है। क्या कक्षा कक्ष के वातावरण से? बिल्कुल है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध विद्यार्थी से भी है? बिल्कुल है। तो चारों ही ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिएगा, जिसमें चारों ऑप्शन, इसमें तो एक कह रहे हैं तो ये होगा नहीं, इसमें 1 और 4 कह रहे हैं ये भी होगा नहीं, इसमें 2, 3, 4 कह रहे हैं ये भी नहीं होगा, 1, 2, 3, 4 ये हो। कथन क्या होगा? सत्य होगा। तो चौथा आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सत्य हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक से भी संबंध होता है, शिक्षण से भी होता है, कक्षा कक्ष वातावरण से भी होता है, और
बालक से और यह विद्यार्थी से निश्चित ही रहता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस प्रसिद्ध शिक्षा दार्शनिक ने अपनी पुस्तक इमाइल, इमाइल जिसको एमिला भी कहा गया, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया? अर्थात इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, कहने का मतलब जिन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो इस पुस्तक के रचनाकार जो है साथियों वो कौन है? रूसो। रूसो वो व्यक्ति था जिसने कई प्रकार के कथन के। रूसो ने तो यहाँ तक कह दिया प्रत्येक शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। रूसो ने तो इसी पुस्तक में एक कथन और कहा था। क्या कहा था? यदि बालक के हाथ जल रहे हो तो जलने दीजिए, वह अपने अनुभव से सीखेगा। तो बिल्कुल इमाइल पुस्तक का संबंध किससे है साथियों? इमाइल पुस्तक का जो संबंध है वो रूसो ने है। रूसो को शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात करने का श्रेय भी दिया गया। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक, शिक्षा में कौन सा? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक क्या है साथियों? दृष्टिकोण का सूत्रपात, दृष्टिकोण का सूत्रपात का श्रेय भी दिया गया। सूत्रपात का श्रेय किसको दिया गया? ये भी रूसो को दिया गया। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अब चीज आती है, आखिर पेस्टोलॉजी क्यों नहीं है? पेस्टोलॉजी बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, इसलिए नहीं है। बाल मनोविज्ञान पर कार्य किए थे इस व्यक्ति ने। अरस्तु जिसने मनोविज्ञान के आत्मा के विज्ञान को लेकर चर्चा की, आत्मा के विज्ञान को, इसलिए आंसर नहीं है। तो ये पेस्टोलॉजी नहीं है, अरस्तु नहीं है। मॉन्टेसरी जिन्होंने केवल यदि देखा जाए मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी जिसने यदि देखा जाए ज्ञानेंद्रियों के आधार पर बात कही थी कि ज्ञानेंद्रियों को महत्व देकर सीखने की बात कहते हैं। मारिया मॉन्टेसरी एक ऐसी लेडी थी जिसने शिक्षा को अगर देखा जाए तो उसको शैशवावस्था से लेकर ही लगभग किशोरावस्था तक के जो भी बालक बालिकाएं उनको किस तरह से सीखने संबंधी काफी मेथड में भी इसका योगदान रहा है मारिया मॉन्टेसरी का। अब चीज आती है, तो इमाइल पुस्तक के रचनाकार है तो रूसो है, तो सी आंसर क्या हो गया साथियों? इसमें बिल्कुल सही हो गया। आपके आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन हेतु निम्न में से कौन सा कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता से सवाल आया हुआ। यानी कि एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान के अध्ययन हेतु निम्न में से कौन सा कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक टीचर के लिए पहला कथन क्या है? शिक्षार्थियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखने, उसको दिशा देने, उसके बारे में भविष्यवाणी करने और उसमें परिवर्तन लाने हेतु, अर्थात उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने। बिल्कुल इससे उस टीचर का संबंध है। दूसरा ऑप्शन, क्या कक्षा में शिक्षार्थियों के साथ परस्पर संबंधी बनाने, कोई रिश्तेदार या कोई सगा संबंधी बनाने के लिए तो मनोविज्ञान का योगदान थोड़ी है। एक टीचर के लिए स्टूडेंट को केवल क्या है उसका सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखकर बात की जाती है, तो बी आंसर तो होगा ही नहीं। और पढ़ाए जाने वाले जो शिक्षार्थी है उनको नियंत्रण रखना, यदि पढ़ाए जाने विद्यार्थियों को केवल नियंत्रण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान योगदान देगा तो ये भी नहीं होगा। अध्यापन और व्यवहार के अध्ययन और उसको समझने केवल अध्ययन अध्यापन तक टिका रहेगा तब भी होगा नहीं। तो बिल्कुल ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रण भी रखना, उसको सही दिशा भी देना है, उसके बारे में भविष्यवाणी भी करना है कि अगर वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा तो भविष्य में ऐसा हो सकता है। फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ए आंसर बिल्कुल क्या माना जाएगा साथियों? सही माना जाएगा। तो बिल्कुल आज आपने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 9 में जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपने हमने दोनों ने मिलकर जो चर्चा की, बिल्कुल आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक साथियों निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि सफलता के हिरक रतन परिश्रम के फावड़े से ही निकाले जाते हैं।
आपकी योग्यता ही आपको चरम सीमा पर आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।